हाँ जी बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन के मई 2022 एग्ज़ाम के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने जो रिवीजन टेस्ट पेपर इशू किया हुआ है वो रिवीजन टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और तो आज हम लोग सीए फाउंडेशन के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं, पेपर 1 का, जो कि है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। और ये रिवीजन टेस्ट पेपर मैं अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा बेटा। तो आज की जो कवरेज है, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन करेंगे और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे। आज इन 4 टॉपिक का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अपने वीडियो के इस पार्ट में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन। ये है आपके आरटीपी। आ जाइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वर क्लोज्ड विद अ डिफरेंस इन द बुक्स कैरीड फॉरवर्ड। द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली। ये कह रहा है बेटा, कोई डाइम लिमिटेड नाम की कंपनी है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोई डाइम लिमिटेड नाम की कंपनी है, उनका जो ईयर है वो क्लोज हुआ है 31 मार्च 2021 में ईयर क्लोज हुआ। और जब यहाँ पे ईयर क्लोज हुआ तो इनकी बुक्स में डिफरेंस था। अब बेटा आप सभी को पता है, अगर रेक्टिफिकेशन चैप्टर में कहा जाए बुक्स में डिफरेंस था तो इसका मतलब इनके ट्रायल में डिफरेंस था। और अगर ट्रायल में डिफरेंस था तो उसको इन्होंने सस्पेंस अकाउंट से शो करके ट्रायल टैली करवाया होगा और बुक्स बना दी होंगी। और हमसे डिमांड की जा रही है पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है, और वो भी कब? इन द नेक्स्ट ईयर एंट्री करनी है। ओके, तो इसका मतलब बेटा जिस ईयर में डिफरेंस आया ये तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 को, और ये जाके फिनिश हुआ 31 मार्च 2021 को। अब इसका नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और जाके ये फिनिश होगा 31 मार्च 2022 को। तो इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर की एरर्स को नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर। और आपको मैंने कराया हुआ है बेटा ये चैप्टर। मैंने आपको बताया है जब हम लास्ट ईयर की एरर्स को नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के बाद उसमें अगर कहीं भी नॉमिनल अकाउंट आता है तो उस नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आइए शुरू करते हैं पहली एंट्री से। सबसे पहले कहता है रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 100। ओके, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट थी। तो बेटा रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो परचेज रिटर्न के बारे में बात कर रहा है, परचेज रिटर्न बुक के बारे में बात कर रहा है। कहता है रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 100। परचेज रिटर्न बुक 100 रुपीज से अंडर कास्टिंग कर रखी है, कम शो किया है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन कब होगी? जब आपने परचेज रिटर्न बुक में 100 रुपीज से अंडर कास्टिंग कर रखी है तो 100 रुपीज से उसको इंक्रीज कर देते हैं, अपने आप वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अब कैसे इंक्रीज करेंगे आइए देखते हैं। देखो बेटा, परचेज अकाउंट का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस कैसा होगा? क्रेडिट। तो कम दिखाने का मतलब 100 रुपीज से अंडर कास्टिंग का मतलब क्या हुआ? हमने 100 रुपीज से कम क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट कर दें। तो अगर मैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाऊं तो ये तो क्लियर है कि परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ये क्रेडिट होगा। अब डेबिट किसको करेंगे? तो बेटा ये सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर है तो हम डेबिट किसको करते हैं? सस्पेंस अकाउंट को। तो इसकी एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न
रिटर्न आउटवर्ड। और बेटा ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह पे रिटर्न आउटवर्ड ना लिख के हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आइए इसको लिखते हैं। लिखिए पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। being written outward book undercasted by rupees 100, now rectified, now rectified। आइए सेकेंड एंट्री चेक करते हैं बेटा। सेकेंड एंट्री कहते हैं बेटा ₹1500 being the total of discount column on the credit side of the cash book. Cash book was not posted. Okay. आइए अब जरा समझते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ₹1500 being the total of discount column on the credit side। अब आइए जरा सा ये देख लेते हैं। देखो बेटा ये हमारी कैश बुक है। सपोज करिए अगर हम सिर्फ डिस्काउंट कॉलम की बात कर रहे हैं, ये डेबिट में भी डिस्काउंट कॉलम है, क्रेडिट में भी डिस्काउंट कॉलम है। तो बेटा डेबिट में जो डिस्काउंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट में जो डिस्काउंट का कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम का टोटल 1500 था क्रेडिट साइड का, कैश बुक का जिसको पोस्ट नहीं किया। तो भाई आप सबको पता है बेटा कि कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होता है जब हम इसका टोटल करते हैं टोटल, तो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर ये ट्रांसफर नहीं हुआ तो कहाँ नहीं ट्रांसफर हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दें। लेकिन ये एरर तो लास्ट ईयर की है और इसका रेक्टिफिकेशन करेंट ईयर में हो रहा है, और लास्ट ईयर का तो पीएल बना के क्लोज कर दिया होगा हमने। तो जब करेंट ईयर ट्रांसफर करेंगे, करेंट ईयर ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट तो बेटा पीएल को ही करेंगे, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन हो रहा है इसलिए पीएल की जगह कौन आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो क्रेडिट कौन होगा, पीएल एडजस्टमेंट। अब डेबिट किसको करें, ये सिंगल साइडेड एरर है तो इसके लिए डेबिट कौन होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए रिकॉर्ड करते हैं इसको। एंट्री हो गई बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड not transferred to P&L account, now rectified। तो ये बेटा हमने सेकेंड एंट्री भी कर ली। अब जरा थर्ड एंट्री पे आ जाइए। इसका अमाउंट दे रखा है 1500। थर्ड एंट्री कहता है ₹6000 बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके आइए पहले इसको समझते हैं। वो कह रहे बेटा
₹6,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। इन्होंने ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर परचेज किया। अब आप बताओ उसकी एंट्री क्या होती है जब ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करते हैं। बेटा उसकी एंट्री होती है ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। ये एंट्री होती है, ये एंट्री होती है 6,000 का इन्होंने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है। अब बेटा ये एंट्री इन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको परचेज में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इन्होंने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन ने लिखा है डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो इसका मतलब एरर किधर है, सिर्फ डेबिट में। तो इसका मतलब परचेज को डेबिट कर दिया, क्रेडिट ठीक होगा। कैश या क्रेडिटर, जो भी क्रेडिट होना था, क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक है, डेबिट में एरर हो गई। अब बताओ बेटा कौन सा अकाउंट फालतू में डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट। ये डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, ऑफिस फर्नीचर तो फर्नीचर में जाएगा। तो अगर परचेज डेबिट हो गया है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, परचेज को क्रेडिट कर दें, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें। और कौन सा अकाउंट डेबिट नहीं हुआ जिसको होना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर, तो डेबिट किसको कर दें, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। तो एंट्री क्या बन गई, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हम ढूंढेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है, तो है परचेज ही तो नॉमिनल है, तो परचेज की जगह हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या एंट्री बन गई, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एंट्री बन गई, शायद मैं गलत पढ़ गया था बेटे इसको, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसका अमाउंट दे रखा है 6,000। बीइंग ऑफिस फर्नीचर ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। आगे देखते हैं बेटा, फोर्थ एरर कौन सी है, आइए देखिए जरा। कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 760, अ क्रेडिट सेल ऑफ 760। अब मुझे बताओ जरा क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है। क्रेडिट सेल की एंट्री होगी डेटर, या जिसको आप कहोगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है बेटा। क्वेश्चन कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 760, ये एंट्री होनी चाहिए थी, वॉज रॉन्गली पोस्टेड 670 टू द कस्टमर अकाउंट इन द सेल्स लेजर। ओके, ये कह रहे बेटा 760 की क्रेडिट सेल थी, तो एंट्री तो ठीक हुई 760 से। अब एंट्री ठीक हुई तो आप बताओ इसके बाद क्या होना चाहिए था, दो लेजर ओपन होने चाहिए थे, किस बात के, एक कस्टमर का और एक सेल्स का। सेल्स लेजर में जाना चाहिए था, सेल्स लेजर में जाना चाहिए था बाई कस्टमर 760 से, और कस्टमर के अकाउंट में आना चाहिए था टू सेल्स 760 से। इस तरीके से पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, हुआ क्या, कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 760 रॉन्गली पोस्टेड 670 इन कस्टमर अकाउंट। कह रहा है गलती से कस्टमर के अकाउंट में 760 की जगह 670 पोस्ट कर दिया, 670 पोस्ट कर दिया। तो बेटा एक बात बताओ, यहां तो आना चाहिए था 760 ना, और अगर 670 लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 90 रुपीज़ से कस्टमर का अकाउंट कम डेबिट हुआ। तो अगर हम 90 रुपीज़ से इसको और डेबिट कर दें, ये अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, कस्टमर का अकाउंट 90 रुपीज़ से और डेबिट कर दें तो 760 से ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा ना।
तो 90 यहाँ करने के लिए ऐसा करते हैं, कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, डेबिट। लेकिन अब क्रेडिट किसको करें, क्योंकि क्रेडिट कॉलम तो बिल्कुल ठीक है, सेल्स लेजर में तो ठीक से एंट्री हुई है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। अब जो कस्टमर है बेटा, उसकी जगह आप कस्टमर लिखो या डेटर, वो कोई नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं कि आप उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट लेके आओगे। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ₹90 being wrong debit to customer account rectified। आगे पढ़िए बेटा। लास्ट एंट्री अब क्या है, कहता द सेल्स ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये कह रहा है बेटा 10,000 की सेल्स को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ओके, तो अगर रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, सेल्स को क्रेडिट करते, सेल्स को क्रेडिट करते ना, अगर रिकॉर्ड करते भी तो बेटा आप क्या करेंगे, और डेटर को डेबिट करते। आप सबको पता है यहाँ कोई कैश सेल तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की एंट्री होती क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगर हम रिकॉर्ड करते तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिकॉर्ड हमने नहीं किया, मींस ये एंट्री नहीं हुई, तो हम अगर रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे भी तो यही तो होगी ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लिखिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग sales omitted to be recorded now recorded। और इसका अमाउंट है, कितना अमाउंट है इसका, 10,000। तो बेटा ये क्वेश्चन था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का, हमने कर लिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है रिवीजन टेस्ट पेपर में, आज की जो हमारी अगली कवरेज है वो है बैंक रिकन्सिलेशन अकाउंट। तो आइए अब इस पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। टाइम सेविंग करने के लिए फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा है। आइए जरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या ये बेटा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मेसर्स स्वप्निल एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मेसर्स स्वप्निल एंटरप्राइजेस का हमें बैंक स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, कोई डेट दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं जरा, 31 मार्च 2021। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, हमें पासबुक का बैलेंस दिया है, तो आखिर बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर में करते ही क्या हो, कभी कैश बुक के बैलेंस को, कभी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करवाते हो, कभी पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से टैली करवाते हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने पासबुक का बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पासबुक के बैलेंस को किससे टैली कराना है, कैश बुक से। तो
तो इसका मतलब क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक, और इसमें भी नेगेटिव बैलेंस है, मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। आप अपना क्वेश्चन देखिए, कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च वॉज 8800। तो मैंने यहाँ लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 8800। और जैसे हम लोग करते हैं बेटा, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, यहाँ से हम कुछ लेस करेंगे, और सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली ये पासबुक कैश बुक के बैलेंस से टैली कर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने बैलेंस लिख लिया। अब जरा सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिया, अब जरा हम अगला टॉपिक करते। हाँ, शुरू करिए। हमने पासबुक का बैलेंस लिख लिया, अब जरा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कहता है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 5800 बट ओनली 2000 वर क्लियर्ड टिल 31 मार्च। ओके, आइए बेटा, चलिए अब एक हम सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे समझने जा रहे हैं। फिर से एक बार, यहाँ लिखा चेक्स का मतलब ये मल्टीपल चेक हैं, कोई एक चेक नहीं है। बोलता है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 5800 बट ओनली 2000 वॉज क्लियर्ड ऑन 31 मार्च। देखो बेटा, हमारे पास ये पासबुक है, और ये कैश बुक है। अब उसने कहा कि चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 5800। वो कह रहा है हमने 5800 की चेक बैंक में डिपॉजिट करी। तो बेटा हुआ क्या होगा? सबसे पहले 5800 की चेक हमें रिसीव हुई होगी, तो वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। अच्छा, अब कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा और उसको हमने अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा। अब ये कह रहे हैं बैंक में तो केवल 2000 की चेक क्लियर हो पाई। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम इस 5800 के दो पार्ट कर दें। मैं ऐसे बोल दूं कि 5800 की टोटल चेक थी, एक चेक 2000 की थी और एक 3800 की थी। मैं ऐसे कह रहा हूं हमारी जो 5800 की चेक्स हैं, मैंने इसके दो पार्ट कर लिए, एक 2000 और एक 3800। 5800 की चेक हमने बैंक में लगाई, तो चेक पहले हमें मिली होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, और 2000 की चेक क्लियर भी हो गई। तो इसका मतलब जानते हो क्या है? ये जो 2000 वाली चेक है वो कैश बुक में भी आ गई, वो पासबुक में भी आ गई। तो इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कौन सी चेक एक जगह रिकॉर्ड हुई? ये 3800 वाली, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुई, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुई। तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, इसी को रिकंसाइल करना है। समझ आए? इसी को रिकंसाइल करना है। कैसे रिकंसाइल करेंगे, आइए जरा समझते हैं। अब देखो बेटा, तो अभी तक तो पहले हमने ये डिसाइड किया कि 5800 का अमाउंट रिकंसाइल होना था या 3800 का अमाउंट रिकंसाइल होना था। अभी तो हमने ये रिकॉर्ड किया, अब इसको ठीक करते हैं। आइए जरा देखिए, अब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? 3800 की चेक हमें कलेक्ट हुई, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम पासबुक को कैश बुक से मिला रहे हैं, ना। अब आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, तो 38, देखो बेटा, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, मींस नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, कैश बुक का भी पासबुक का भी। तो जब हमें 3800 की चेक मिली तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में नहीं किया। तो हमें सोचना पासबुक के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि पासबुक को कैश बुक से टैली कराना है। हाँ, तो 3800 की चेक जब मिली तो उसको पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। तो इसका मतलब जो पासबुक का लॉस है वो ज्यादा होगा, कैश बुक का जो लॉस है वो क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस था। जब नेगेटिव बैलेंस है और कहीं से पैसे मिल जाएं तो ऑब्वियसली नेगेटिव बैलेंस तो कम हो जाता है ना। तो जब हमें 3800 की चेक मिली,
जब हमें 3800 की चेक मिली तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ का लॉस क्या होगा भाई? दोनों इक्वेट करने चाहिए ना, हमारी पासबुक और कैश बुक दोनों इक्वेट करने चाहिए। 3800 की चेक मिली, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ का लॉस ज़्यादा है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ का लॉस कम है, तो कैश बुक से टैली करवाने के लिए क्या कर लें? लेस कर दें, तो दोनों इक्वेट कर जाएंगे। तो ये 3800 का अमाउंट क्या करेंगे? लेस। और यहाँ लिखेंगे, लेस वाले कॉलम में लिखेंगे बेटा, चेक डिपॉजिटेड but not cleared $3800। ये हमने एक ट्रांजैक्शन करी। जरा सेकंड पे आ जाओ बेटा। अब क्या बोलता है? चेक्स इशूड, चेक डिपॉजिटेड का मतलब पैसे मिल रहे थे, चेक्स इशूड का मतलब हम पेमेंट कर रहे थे। चेक्स इशूड वर 2500, 3800 एंड 2000 ड्यूरिंग द मंथ। द चेक ऑफ 5800 इज स्टिल विद सप्लायर। ओके, आइए बेटा इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का है, हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का है। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हमने चेक इशू करी 2500 की, 3800 की और 2000 की। हमने इतने की चेक इशू करी, तो ये बताओ, जब जैसे ही चेक इशू करते हो, जैसे ही हम चेक इशू करते हैं बेटा, तो चेक इशू करते हैं, देखिए अगर मैं इसका टोटल कर लूँ 2500, 3800 और 2000, तो इसका मतलब 8300 की चेक्स हमने इशू करी। चेक इशू करने का मतलब क्या हुआ? किसी सप्लायर को पेमेंट करनी थी, तो हमने ये 3 अलग अलग चेक बना के सप्लायर को दे दी। उसकी ये 3 पेमेंट थी, 3 अलग अलग चेक बना के दे दी। तो दे दिया तो हमने क्या किया होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। बेटा हमारा ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, फिर भी हमने चेक इशू कर दी, तो बैलेंस तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया होगा ना। अच्छा, अब हुआ क्या बेटा? हमने तो सप्लायर को इन टोटल 8300 की चेक दी, और सप्लायर ने, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक ऑफ 5800 इज स्टिल विद सप्लायर। अब कह रहे हैं बेटा, इसमें से सप्लायर ने 5800 की चेक अभी लगाई ही नहीं अपनी बैंक में, तो इसका मतलब 8300 माइनस 5800, 2500 की ही चेक सप्लायर ने लगाई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए जरा। इसका मतलब ये 2500 वाली चेक हमने इशू करी, ये कैश बुक में भी आ गई और पासबुक में भी आ गई। लेकिन अभी ये दोनों चेक हमने तो इशू कर दी, लेकिन सप्लायर ने अभी तक इसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट नहीं किया तो पासबुक में इसकी हमारे कोई एंट्री नहीं होगी, खाली एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक में। अब आइए इसको समझते हैं। ये हमारी पासबुक है, ये हमारी कैश बुक है, दोनों टैली कर रहे हैं, दोनों टैली कर रहे हैं। हमने चेक इशू किया, जब चेक हमने इशू किया बेटा, तो कैश बुक में बैलेंस हमारा और ज़्यादा नेगेटिव हो गया होगा, बढ़ गया होगा ना। एक तो हम ऑलरेडी लॉस में हैं, और चेक इशू करेंगे तो यहाँ का बैलेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे सप्लायर ने अकाउंट में लगाया नहीं, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कैसा होगा? कम होगा। और कैश बुक से टैली करवाने के लिए क्या कर लें? ऐड बैक कर लें। तो इसको ऐड कर लीजिए। चेक issued but not presented by supplier 5800. नेक्स्ट, आगे बेटा कहता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 was wrongly entered this in cash book. ओके, आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250, हमारे पास डिविडेंड आया डायरेक्ट अकाउंट में 1250 का,
और गलती से उसको कैश बुक में 1520 लिख दिया, 1520 लिख दिया कैश बुक में। देखो रिकॉर्ड दोनों जगह हुआ, बस एरर ऑफ कमीशन है, अमाउंट गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो होना कितना चाहिए था 1250, कितना एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया 1520 माइनस 1250, 270 से कैश बुक में हम लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसको ठीक कर देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। फिर से समझिएगा, एक डिविडेंड कलेक्ट हुआ, एक डिविडेंड कलेक्ट हुआ कितने अमाउंट का 1250 का, और जिसको हमने कितने का रिकॉर्ड कर लिया गलती से 1520 का रिकॉर्ड कर लिया। तो अब एक बात बताओ, जब आप 1250 को 1520 लोगे तो इसका मतलब आपने कैश बुक में 270 की एक एक्स्ट्रा कलेक्शन रिकॉर्ड कर ली, तो इसको ठीक कर देते हैं। अब देखो बेटा ये एरर है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में एरर्स को रेक्टिफाई तब तक नहीं करते जब तक हमसे अमेंडेड कैश बुक की डिमांड नहीं करी जाती, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, 270 की डिविडेंड आई, जिसको पासबुक में नहीं लिखा कैश बुक में लिख लिया, तो कैश बुक का लॉस कम हो गया होगा, लेकिन पासबुक में नहीं लिखा तो पासबुक का लॉस क्या हो गया होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो टैली कराने के लिए क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। भाई आपका नेगेटिव बैलेंस है ना, जब अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होता है, आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो वो नेगेटिव बैलेंस ही तो रिड्यूस होता है ना। तो ये क्या है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पहले दोनों बैलेंसेस टैली कर रहे हैं। अब क्या हुआ 270 का एक्स्ट्रा डिविडेंड कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक का लॉस तो कम हो गया होगा ना, नेगेटिव बैलेंस कम हो गया होगा, पासबुक में रिकॉर्ड किया नहीं तो यहाँ का बैलेंस ज़्यादा होगा। टैली करवाने के लिए क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। आइए लिखिए, लिखिए डिविडेंड collected by bank dividend collected by bank 1250 wrongly recorded 1520, तो 270 से हम लेस कर देंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट, कहता है अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इनटू करेंट अकाउंट 2000 अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। ओके आइए बेटा अब इसका क्या होगा जरा समझते हैं। देखिए ये कह रहा है अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू करेंट अकाउंट अपीयर्ड ओनली इन पासबुक, ठीक है। अब समझते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से करेंट अकाउंट में हमने 2000 ट्रांसफर कर दिया, यहां से इसमें 2000 ट्रांसफर कर दिया, 2000 ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब समझना बेटा, और 2000 ट्रांसफर कर दिया और ये केवल पासबुक में रिकॉर्डेड है, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा। अब एफडी टू करेंट अकाउंट ट्रांसफर का पहले तो मतलब क्या है, देखो ऐसा हो सकता है किसी एक बैंक में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा हो, इट इज़ लाइक एसेट, उसी बैंक में आपका करेंट अकाउंट है। तो आजकल ऐप के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन होती है, कोई कोई एफडी थी 2000 की मैच्योर हुई, उसको आपने रियलाइज करवा लिया, कैश अकाउंट में आ गया, वो करंट अकाउंट में आ गया, तो इसी को बोलते हैं कि एफडी को रियलाइज करवा के कैश अकाउंट में उसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया तो इसका मतलब करंट अकाउंट का तो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है ना, उसी का तो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट ही तो नेगेटिव में चल रहा है ना, उसी की तो पासबुक बनती है, तो इसका नेगेटिव बैलेंस था, इस करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था, तो जब इसमें 2000 रुपीज आएंगे तो यहाँ का जो नेगेटिव बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा ना। लेकिन ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो टैली करने के लिए क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो दोनों को टैली करवाना है। ऐड कर लीजिए, ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट,
चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखिए, कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 930 was debited by bank in passbook and information was received only on 3rd April. ओके, अब इसका क्या कहना है बेटा कि ये हमारी पासबुक है, ये कैश बुक है, हमने ओवरड्राफ्ट करवा रखा है, तो बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिए, जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में उसकी इन्फॉर्मेशन मिली 3rd अप्रैल को। तो भाई हम तो बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को ना, तो इसका मतलब 31 मार्च तक का सीन ये था कि इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आइए इसको रिकंसाइल कर लेते हैं। अब आप सोचो, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, दोनों टैली कर रहे हैं, नेगेटिव बैलेंस है दोनों का। तो जब यहाँ से, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ने इंटरेस्ट और डेबिट कर लिया, तो ये तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो यहाँ का बैलेंस कम है। टैली करवाने के लिए क्या कर लें, लेस कर लें। तो लेस में लिखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट recorded in passbook only। इसका अमाउंट है 930। अगली ट्रांजैक्शन बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेसर्स राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके, देखो बेटा क्या है, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बेटा तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिपॉजिट किया है तो देखो पासबुक का बैलेंस नेगेटिव था, अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव था, जब कस्टमर ने पैसे लगाए होंगे तो यहाँ का बैलेंस कम हो गया होगा ना, कम इन द सेंस नेगेटिव बैलेंस कम हो गया होगा, अब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है। कैश बुक से टैली करवाने के लिए पासबुक को क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड में लिखिए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मैसर्स राजेश ट्रेडर्स। लास्ट ट्रांजैक्शन, कॉरपोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन पासबुक ओनली, अपीयर इन पासबुक ओनली। अब बेटा देखो, हम लोग का दोनों कैश बुक और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस था, हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे जिसके अकॉर्डिंग 1200 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट हो गए और यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो बताओ, दोनों पहले बैलेंस टैली हो रहे थे, यहाँ का बैलेंस एक तो वैसे ही नेगेटिव था, 1200 और डिडक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये बैलेंस, इसका जो नेगेटिव बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया ना, लेकिन इसकी पासबुक में कोई एंट्री नहीं है कैश बुक में। तो टैली करवाने के लिए क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो लेस में लिखिए कॉरपोरेशन टैक्स not recorded in cash book। इसका अमाउंट है 1200 का। अब आइए इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल हो गई। 5800 प्लस 2000 प्लस 400, 8200 से तो ये ऐड हुआ है। 3800 प्लस 270 प्लस 930 प्लस 1200, 6200 लेस हुआ है। 3800, 270, 930 और 1200, 6200। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया। अब फाइनल बैलेंस जरा निकाल लेते हैं। 8800 प्लस 8200 माइनस 6200, 10800। और ये हमारे पास आ गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट कैसे आया बेटा, देखो ऐसे, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव था, मीन्स ओवरड्राफ्ट था, आपने इसमें ये ऐड किया तो नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हुआ,
और नेगेटिव बैलेंस इतने से डिक्रीज हुआ तो लगभग 16,000 17,000 के आसपास यही हो गया, माइनस में प्लस ये, तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो इसलिए हमने इसको ओवरड्राफ्ट लिखा। मीन्स फिर से एक बार, ऑलरेडी 8,800 का ओवरड्राफ्ट था और इतना ऐड कर रहे हैं उसमें, तो ओवरड्राफ्ट इतने से इंक्रीज हो रहा है, इससे डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज ज़्यादा डिक्रीज कम, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट ही तो होगा ना। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आगे बढ़िए। आज की कवरेज के अकॉर्डिंग हमने रेक्टिफिकेशन कर लिया, बीआरएस कर लिया, अब हम इन्वेंट्री करने जा रहे हैं। आइए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा है, हमें बताना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021। ओके, मुझे 31 मार्च 2021 को क्या इन्वेंट्री है वो बतानी है। तो मैंने यहां पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। आइए पढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट में हम लोग बुकिश स्टॉक को फिजिकल स्टॉक से टैली करवाते हैं। कुछ डिफरेंसेस दिए होंगे, पढ़िए। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th April 2021। ओके, जरा इनका कंसर्न समझते हैं बेटा। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2020 से इनका ईयर शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को फिनिश हो गया, और किसी रीज़न की वजह से ये 15 अप्रैल तक स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाए, यहाँ तक नहीं कर पाया। मीन्स हम बैलेंस शीट डेट के आगे निकल गए। अच्छा, ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 1,50,000। अब ये कह रहे हैं बेटा, इस पर्टिकुलर डेट पे हमारी जो गोडाउन में फिजिकल स्टॉक था वो कितने का था, 1,50,000 का था। ये क्या है, ये है फिजिकल स्टॉक, ये है फिजिकल स्टॉक, ये था। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। अब ये कह रहा है यहाँ से और यहाँ के बीच में कुछ हमें इश्यूज बता रखे हैं, और इससे हमसे कहता है कि अब इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल के बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिजिकल स्टॉक दिया है, मुझे बुक स्टॉक चाहिए। तो बेटा अपने स्टेटमेंट में हमने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15th अप्रैल 2021। हमारे पास 1,50,000 का स्टॉक था। अब ये भी तो बेटा एक तरह का स्टॉक रिकन्सिलेशन है ना, जैसे बैंक रिकन्सिलेशन किया था। तो यहाँ भी इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा वो बुकिश स्टॉक आ जाएगा। आइए एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखिए, सेल्स 1,20,000 इंक्लूड कैश सेल ऑफ 30,000। ओके, अब ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि यहाँ हमें स्टॉक कब का चाहिए, हमें स्टॉक यहाँ का चाहिए। स्टॉक कहाँ का दिया है, यहाँ का। अब हमसे कह रहा है, अब आप तो पहले एक कॉन्सेप्ट बना के चलो। क्या कॉन्सेप्ट बना के चलें, देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको स्टॉक दिया है 15 अप्रैल का, और आपको स्टॉक निकालना है 31 मार्च का। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब सेल होती है तो स्टॉक डिक्रीज होता है, परचेज होती है तो स्टॉक क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ उसका उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, देखो बेटा,
सपोज दैट यहाँ हमारे पास एक्स रुपीज़ का स्टॉक था, एक्स रुपीज़ का, तो जब सेल हुई होगी तो इसमें से ये डिक्रीज हो गया होगा ना, तब ना ये 150 रह गया होगा। तो अगर मुझे यहाँ का स्टॉक चाहिए तो इस 150 में मुझे ये सेल ऐड कर देनी पड़ेगी ना। तो जब भी हमें बैलेंस शीट्स की आगे की डेट का स्टॉक दिया होता है, तो अगर सेल होगी तो हमें तो रिवर्स वर्किंग करनी है ना, रिवर्स वर्किंग करनी है, रिवर्स वर्किंग करनी है। तो जब सेल होगी तो हम उसको ऐड करेंगे, परचेज होगी तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, मैंने उसका लॉजिक आपको बताया। जनरली क्या होता है, सेल होने से स्टॉक डिक्रीज हो जाता है, परचेज करने से स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमें यहाँ का स्टॉक दे रखा है, यहाँ का स्टॉक दे रखा है ये, और हमसे यहाँ का स्टॉक मांगा है, यहाँ का स्टॉक मांगा है। तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच की सेल दी है तो यहाँ मान लो एक्स रुपीज का स्टॉक रहा होगा, तो इसके बीच में जो सेल हुई होगी उससे तो ये डिक्रीज हो गया होगा ना। तो अगर मुझे एक्स जानना है तो इस 150 में ये सेल ऐड करनी होगी ना, और वो भी सेल क्यों, हम तो स्टॉक निकालना है, स्टॉक निकालना है तो हमें चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ कैसे सेल कैसे निकालते हो, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 150 ये तो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, अब उसमें ये ऐड करना है सेल, तो इसलिए ऐड वाले कॉलम में लिख देंगे। लिखिए, कॉस्ट ऑफ सेल इन बिटवीन 15th अप्रैल एंड 31st मार्च। अब देखो बेटा, सेल है हमारे पास सेल है 123 की, सेल है 123 की, इसमें से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, क्वेश्चन में जरूर दिया होगा कुछ ना कुछ, ये लिखा है गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, सेल का 20%, सेल का 20%। तो अगर मैं 1,23,000 का 20% कैलकुलेट कर लूँ तो 24600 माइनस कर दिया मैंने, 123,000 माइनस 24600, ये आता है बेटा 98400, 98400। तो हमने ये एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा। अब इसमें कैश सेल भी हो रखी थी, तो हमें कैश सेल का कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट रेशियो तो सेम ही है ना। चलो अगली बात, अब कहते हैं परचेज। परचेज करी है इतनी, अब मुझे बताओ, आप सब बच्चे देखते जाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ इस पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास 150 का स्टॉक है, हमसे कहता है प्रीवियस डेट का स्टॉक बताओ, और कह रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में हमने परचेज करी। तो भाई जब परचेज किया होगा तो स्टॉक इंक्रीज हो गया होगा ना, लेकिन यहाँ थोड़े ना वो परचेज रही होगी। तो हम क्या करें, इसमें से जब परचेज माइनस करेंगे तभी तो हमें ये स्टॉक मिलेगा ना प्रीवियस ईयर का। 31 मार्च को तो वो परचेजेस नहीं हुई थी ना, और परचेज तो वैसे भी हमेशा कॉस्ट पे होती है। तो 150 में से क्या करेंगे, परचेजेस माइनस कर देंगे। तो आइए लेस वाले कॉलम में लिखते हैं, लेस वाले कॉलम में परचेजेस ड्यूरिंग 31 मार्च 2021 एंड 15th अप्रैल 2021। परचेज का अमाउंट है 15102। नेक्स्ट,
सेल्स रिटर्न। अब बेटा आप बताओ, सेल सेल का ऑपोजिट होता है सेल्स रिटर्न। सेल का आपने क्या किया, सेल को ऐड किया, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। तो लेस में यहां पे लिख देंगे सेल्स रिटर्न। लेकिन ये सेल्स रिटर्न भी तो सेलिंग प्राइस पे होगा ना, तो हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो हम 3000 में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसका, 20%। 20% ऑफ 3000 दैट इज 600, तो ये आ गया है 2400। एक बार और बता देता हूँ, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये बताओ, मुझे यहाँ का स्टॉक दे रखा है, यहाँ का स्टॉक चाहिए, यहाँ का स्टॉक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो सेल हुई होगी उसी का तो रिटर्न होगा ना। तो जब सेल को आपने ऐड किया तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा ना, तो लेस कर दिया यहाँ पे। आगे बढ़िए, ये हो गया। ऑन 15th March गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 30,000 वर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ओके, ये हमसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑन 15th March, ओके 15th March, तो यहाँ कहीं आएगी। ये कह रहा है 15th March को, ऑन 15th March of the sale value of the goods 30,000 were sent to customer on sale or return basis। यहाँ पे हमने 30,000 का गुड्स कस्टमर को दिया था, किस बेसिस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, अभी तक के जो दोनों तीनों ट्रांजैक्शन हमने किए, 2 किए या 3 किए, तो ये जो तीनों ट्रांजैक्शन थे बेटा, ये तीनों बैलेंस शीट डेट के बाद के थे। ये क्या है, ये है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और ये क्या है, बिफोर बैलेंस शीट डेट। ये है बिफोर बैलेंस शीट डेट। जब हम रिवर्स वर्किंग करते हैं तो सेल को प्लस, परचेज को माइनस, और जब हम रिवर्स वर्किंग नहीं करते हैं तो अगर यहां से आगे बढ़ेंगे तो भाई यहाँ का जब तो यहाँ जो स्टॉक रहा होगा, यहाँ जो स्टॉक रहा होगा, इसमें से सेल करेंगे तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, परचेज करेंगे स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए अब जरा। कहता है 15th March को 30,000 का गुड्स कस्टमर को बेचा था सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स। ओके, हमने उसको 4 वीक्स का टाइम दिया था, तो 4 वीक्स का मतलब 1 मंथ हो गया अकाइंड। 15th March को दिया था तो ये तो 15th April तक जाएगा ना, यहां से लेके और यहां तक। अब हुआ क्या, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन द 10th April। अच्छा, उसने 10th April को 40% गुड्स रिटर्न कर दिए। अब मुझे बताओ बेटा, जब यहाँ पे मान लो ये है 10th April, यहाँ उसने 40% गुड्स रिटर्न कर दिए, तो 30,000 का 40% रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब 12,000 का, इसका मतलब 12,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया ना, 18,000 का अभी भी उसके पास है। तो जो रिटर्न कर दिया है, रिटर्न वो तो इस 150 में होगा ही होगा ना, क्योंकि रिटर्न उसने 10 तारीख को किया, ये स्टॉक मुझे 15 तारीख को दिया है, तो ऑब्वियसली ये 12,000 इसी में होगा, 18,000 नहीं होगा। देखते हैं 18 का क्या हुआ। कहता है अप्रूविंग द रेस्ट। अच्छा, बाकी उसने अप्रूव कर दिया। द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th April। कस्टमर की बिलिंग हुई है 16th April की। ओके, कस्टमर की बिलिंग हुई है 16th April की। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए जरा समझते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देखो हमने 15th April को, सॉरी 15th March को कस्टमर को गुड्स सेल किया था सेल्स और रिटर्न बेसिस पे। यहां हमने सेल किया था और उसको 4 वीक्स का टाइम दिया था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां हमने सेल किया था, तो जब हमने सेल किया होगा तो तुरंत यहां पे हम जैसे ही सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे एंट्री पास करते हैं, हम जैसे ही सेल्स ऑन अप्रूवल पे कस्टमर को गुड्स
सेल आउट करते हैं तो उसकी एंट्री हम अपने पास कर लेते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास कर लेते हैं। तो जब ये 30,000 का गुड्स हमने सेल किया होगा तो हमने ये एंट्री पास कर ली होगी अपने पास, हमने ये एंट्री कर ली होगी। अच्छा, कब ये एंट्री करी होगी? ये एंट्री करी होगी हमने 31 मार्च को, ये एंट्री करी होगी हमने 31 मार्च को। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन कह रहा है 15 मार्च को हमने 30,000 का गुड्स कस्टमर को सेल किया। ओके, तो ये 15 मार्च को हम लोगों ने सेल किया, 15 मार्च को हमने सेल किया कस्टमर को 30,000 का, जिसमें कस्टमर ने 4 वीक का हमने टाइम दिया। तो ये 4 वीक यहाँ पे आके फिनिश होगा। अब इसमें हुआ क्या, 40% गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए बेटा, 40% रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने सेल करी होगी तो हमने एंट्री छोड़िए। अब आइए यहाँ देखिए, हमने 30,000 का गुड्स कस्टमर को ये सेल किया, उसने रिटर्न कर दिया कितना, 40%, 12,000 रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया तो ये तो हमने स्टॉक में ले लिया होगा ना, और इसका मतलब और कह रहा है रिटर्न फॉर एंड अप्रूविंग द रेस्ट, और बाकी के गुड्स, अच्छा जो उसने वापस किया वो कब वापस किया, कस्टमर ने जो वापस किया है वो गुड्स वापस किए हैं 10 अप्रैल को, और बाकी उसने अप्रूव कर लिया। तो अब आप ऐसे समझ लो बेटा, जो उसने अप्रूव कर लिया ये एक तरीके की सेल हो गई ना, ये सेल हुई। और अप्रूव कब किया है, अप्रूव कब किया है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट डेट के बाद। क्यों बैलेंस शीट डेट के बाद? क्योंकि भाई 10 तारीख को तो उसने वापस किया ना, उसके बाद ही तो अप्रूव किया होगा। तो ये तो बिल्कुल पहले ट्रांजैक्शन की तरीके से हो गया ना, पहले ट्रांजैक्शन की तरह। जैसे कोई सेल हुई हो और कब हुई हो, बैलेंस शीट डेट के बाद, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, ऐड कर लोगे। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, लेकिन किस पे, कॉस्ट पे। तो ऐड कर लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, 18,000 में से 20% माइनस कर दो, 18,000 माइनस 20%, 144,000। एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कोई सेल करी कब, 15 मार्च को, तो क्या एंट्री करी होगी, सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करी होगी यहाँ। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आई होगी, बैलेंस शीट डेट। जब बैलेंस शीट डेट आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो एंट्री है इसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि अप्रूवल पे जो गुड्स गया है उसको स्टॉक में हम लोग दिखाते हैं। तो हम एंट्री पास करते हैं सेल डेबिट टू डेटर, तो हमने सेल कैंसिल कर दी होगी ना, और उसको स्टॉक में दिखा दिया होगा। तो 31 मार्च को तो वो ऐसे हो गया जैसे कोई सेल हुई नहीं, और वो हमारे स्टॉक में होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसने 12,000 के गुड्स अप्रूव कर दिए, उसने 12,000 के गुड्स हमें वापस कर दिए यहाँ 10 अप्रैल को। तो जब वापस कर दिए तो वो तो हमारे शॉप में आ गए ना, तो वो तो इस 1,50,000 में होंगे ना, क्योंकि 1,50,000 कब का बैलेंस है, 15 अप्रैल का। उसने कब वापस किया, 10 को। तो इसका मतलब 12,000 ऑलरेडी इसमें है। मुझे किसकी एडजस्टमेंट करनी है, मुझे 18,000 की। तो 18,000 का गुड्स क्या हुआ, बिका, सेल हुआ। तो कब सेल हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद। और जब बैलेंस शीट डेट के बाद होगा तो रिवर्स वर्किंग करनी होगी, रिवर्स वर्किंग करनी होगी तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिया कॉस्ट पे। आगे देखिए, द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इन द मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अच्छा,
ये कह रहे हैं बेटा, ये जिस ट्रेडर का हम लोग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, इस ट्रेडर की बात कर रहा है। देखिएगा जरा क्या बात कर रहा है। पढ़िए। द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ओके, तो अब है क्या, ये जो ट्रेडर है बेटा, इनको 24, इनको मार्च में, मान लीजिए ये मार्च है, मार्च में इनके पास गुड्स आए कंसाइनमेंट बेसिस पे, किसी कंसाइनर के ये कंसाइनी होंगे, किसी कंसाइनर के ये कंसाइनी भी होंगे, फ्रेंचाइजी ले रखी होगी। तो मार्च में 24,000 के गुड्स इनके पास आ गए। ठीक है, हुआ क्या इसमें, पढ़ो अब जरा। फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाई 31 मार्च। इसमें से बेटा 20% गुड्स बेच दिए इन्होंने 31 मार्च तक। तो मैं जरा इसको यहां लिखता हूं, 24,000 के गुड्स इनके पास आए थे, इसमें से इन्होंने सेल कर दिए 20% गुड्स, तो इसका 20% हो गया 4,800। तो अभी भी इनके पास 24,000 माइनस 4,800, 19,200 के गुड्स अभी भी होंगे। अच्छा, एंड अनदर 50% बाई 15th अप्रैल, और बाकी का भी इन्होंने बेच दिया कब, 15th अप्रैल में। दीज सेल इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव सेल। ओके, तो चलो बेटा अब ये समझते हैं है क्या, सुनो। ये बताओ इनके पास गुड्स कब आए, मार्च में। मार्च का मतलब क्या होगा, 31 मार्च से पहले। 31 मार्च से पहले का क्या हो गया, बिफोर बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट के पहले हमारे पास कुछ गुड्स आएंगे तो उससे हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा ना, फिजिकल इंक्रीज हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यही मान लो गुड्स यहां परचेज किया होता तो क्या कर देते, लेस कर देते। तो मुझे यहाँ स्टॉक बताना है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हम लोग इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए देखिए, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। कह रहा है द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इन मार्च। ट्रेडर के पास मार्च में 24,000 के गुड्स आ गए। अब इमेजिन करो 24,000 के गुड्स जब आए होंगे तो मार्च का बैलेंस बढ़ गया होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब कह रहे हैं जिसमें से 20, इसमें से क्या कह रहे हैं बेटा, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाई 31 मार्च। ये जो आया था इसमें से 20% बिक गया मार्च में। अच्छा, तो बाकी का 80% रह गया। अब और आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बेटा अनदर 50% बाई 15th अप्रैल। इसमें से 50% और बिक गया, 50% और बिक गया, 50% और बिक गया। तो इसी का 50% ना, इसका मतलब इसमें से 12,000 का गुड्स और बिक गया। तो बचा कितने का, 7,200 का गुड्स अभी भी है इनके पास, और ये बिका 15th अप्रैल को, और हमें इसकी एंट्री करनी है। अब आइए एंट्री बना देता हूँ, एक आखिरी बार और सुन लो, बहुत ही ईजी है। देखो, मार्च में 24,000 का गुड्स आया था इनके पास। अगर यही स्टॉक टेकिंग कर लेते तो वो स्टॉक में आ जाता ना, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इसमें से 4,800 का गुड्स यहीं पे बेच दिया था। तो मार्च में 19,200 का गुड्स रह गया होगा। अब 19,200 में से भी ये कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि 12,000 के गुड्स जो हैं ये इन्होंने बेच दिए। यहाँ 72 का है स्टॉक, तो मुझे तो यहाँ का स्टॉक जानना है ना, यहाँ का, मुझे यहाँ का स्टॉक जानना है। तो मुझे यहाँ का स्टॉक जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में मुझे यहाँ का स्टॉक जानना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब ये स्टॉक आया होगा तो इसकी एंट्री हो गई होगी ना बुक्स में 24,000 की। हाँ जी बेटा,
हम लोग ये लास्ट एडजस्टमेंट कर रहे थे। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या था, ट्रेडर के पास 24,000 के गुड्स आए मार्च में कंसाइनमेंट पे बिकने के लिए। तो अब आप बताओ, मेरे पास कुछ गुड्स आए बिकने के लिए, तो मैं कौन हुआ, कंसाइनी। जिसने भेजा वो कौन है, कंसाइनर। तो वो गुड्स तो उसके हैं ना, मैं अपनी बुक में क्यों एंट्री करूँगा। हाँ, लेकिन ये है बेटा कि जो उसका फिजिकल स्टॉक होगा मुझे वो दिखाना होगा। अब ये कह रहे हैं, इसकी सिंपल सी बात है, 24,000 का गुड्स आया, 20% एक बार में बिक गया, 50% और बिक गया, तो इसका मतलब 50 और 20 70% तो बिक गया। तो इसका मतलब 30% है ना मेरे पास, 30%। और ये क्या था, 150। ये देखो, ये 150 गोडाउन का स्टॉक था, तो इसका मतलब इसमें वो 7200 होगा ना, 7200 ही आएगा ये। जब आप 24,000 का 30% निकालोगे तो क्या आएगा, 7200। तो ये तो गोडाउन का स्टॉक है ना, गोडाउन में काउंटिंग हुई होगी तो उसी में तो ये भी रखा होगा ना। तो ये मेरा स्टॉक थोड़े ना है, किसका है ये तो कंसाइनर का है, तो इसको हटा देना चाहिए मेरे। मैं तो अपना स्टॉक निकाल रहा हूँ ना, कंसाइनर का थोड़े ना निकाल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे एक बार और। 24,000 का स्टॉक मुझे मिला कंसाइनर से, तो मेरा नहीं है, उसका ओनर कौन होता है, कंसाइनर। क्या करेंगे उसको, उसको हम अपनी बुक्स में लिखेंगे ही नहीं। 20% उसमें से एक बेच दिया, 50% एक बेच दिया, तो 30% तो अभी भी मेरे पास होगा ना, और वो कहाँ होगा, मेरे गोडाउन में। और ये गोडाउन वाला ही तो काउंट करके 150 आया है, बोलो, गोडाउन वाला ही तो काउंट करके 150 आया है। तो इसका मतलब इसी 150 में वो होगा, तो वो मेरा थोड़े ना है। मुझे क्या कर देना चाहिए, उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, तो लेस कर देंगे। आइए लेस कर देंगे, यहां पे क्या लेस करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट 7200। कैसे आया 7200, 24,000 का स्टॉक आया था, 20% बेच दिया, 50% बेच दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका अगर टोटल कर लें, 98,400 माइनस प्लस 14,400, वन 112,800, 15,102 प्लस 2,400 प्लस 7,200, 24,702। अगर प्लस माइनस कर लें, 1,50,000 प्लस 112,800 माइनस 24,702, 23,8098। ये आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो हमने रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन कर लिया, हमने इन्वेंट्री का क्वेश्चन कर लिया, और हमने बीआरएस का भी क्वेश्चन कर लिया। और आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। करना तो डेप्रिसिएशन भी था, लेकिन अब वो नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। अपनी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करो। बाकी के वीडियोस में मैं ये पूरा का पूरा आरटीपी आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।